दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमितों में बिहार 8वें स्थान पर है। जी हां, बिहार में स्वस्थ हो चुके कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या वर्तमान में 1,43,053 है, जबकि 7 राज्यों में बिहार से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। वहीं बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर देश में सर्वाधिक है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उद्घाटन और शिलान्यास का दौर लगातार जारी है। एक के बाद एक करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है। इसी को देखते हुए कल पीएम मोदी ने बिहार में 541 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजनाओं के अंतर्गत शहरी विकास से जुड़ी 541 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति, सीवरेज ट्रीटमेंट और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा है कि आज का यह कार्यक्रम एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम इंजीनियर्स डे मना रहे हैं। भारतीय इंजीनियरों ने हमारे देश में निर्माण में और दुनिया के निर्माण में भी अभूतपूर्व योगदान किया है। अब केंद्र और बिहार सरकार के साझा प्रयासों से बिहार के शहरों में पीने का पानी और सीवर जैसी मूल सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। मिशन अमृत और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बीते 4-5 सालों में बिहार के शहरी क्षेत्रों में लाखों परिवारों को पानी की सुविधा से जोड़ा गया है। बिहार में होने वाले अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू और लोजपा के बीच चल रही तनातनी खुलकर सामने आ गई है। जी हां, दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान ने पत्र में कहा है कि बिहार सरकार के कामकाज से लोग नाखुश हैं और इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। हालांकि चिराग ने पीएम मोदी को जो पत्र लिखा है उसे उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। एलजेपी अध्यक्ष ने यह साफ स्पष्ट किया है कि लोजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में उन्हें जो जानकारी दी गई है उसी के आधार पर वे पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने बिहार में अफसरों के कामकाज के रवैये पर भी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। तब ये बात कहा गया था कि एलजेपी और बीजेपी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर राजद के दावे को खारिज कर दिया है। जी हां, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह धीरज ने कहा है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस बारे में अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान ही लेगा। जी हां, ऐसा इसलिए क्योंकि 42 सालों से परंपरा यही रही है कि हम लोग आलाकमान के आदेश के अनुसार ही अपनी रणनीति तय करते हैं। राजद द्वारा सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव का नाम आगे किए जाने पर कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि उनको अपनी पार्टी का चेहरा तय करने का अधिकार है और ठीक इसी तरीके से कांग्रेस को भी सीएम फेस का चेहरा तय करने का पूरा अधिकार है। लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा ये बात अभी तय नहीं हुई है। केंद्र सरकार स्कूटर्स इंडिया समेत 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है। जी हां, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 20 केंद्रीय कंपनियों और इनकी यूनिट में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है, जबकि 6 कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार जिन कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है उनमें स्कूटर्स इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेस लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट और कर्नाटक एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड शामिल है। इन कंपनियों को सरकार बंद करने जा रही है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। जी हां, सरकार से लेकर आम जनमानस तक इसको प्रतिबंधित और नियंत्रित करने की कोशिश में है। इसी बीच अफवाहें फैलाने वाले सक्रिय हैं। जी हां, इसमें अफवाहें भी फैलाई जाती है। एक और देश कोरोना से लड़ रहा है तो दूसरी ओर अफवाह फैलाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सितंबर में लॉकडाउन लगाए जाने की अफवाह से जुड़े हुए हैं। जी हां, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक चिट्ठी इस दावे के साथ वायरल की जा रही है कि 25 सितंबर से एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार के अंतर्गत काम करने वाली संस्था ने कहा है कि यह वायरल हो रही चिट्ठी फर्जी है, यानी कि लॉकडाउन लगाने की कोई भी योजना नहीं बनाई गई है।
कोरोना महामारी के इस दौर में इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बंद है, लेकिन बहुत जल्द से इसे शुरू किया जा सकता है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक पटना जिला प्रशासन रेलवे से 13 ट्रेनें चलाने की मांग की है। हालांकि अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं हुआ है। ऐसा जानकारी आ रहा है कि 2-3 दिनों में इस पर रेलवे की ओर से फैसला किया जा सकता है और इस संदर्भ में नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। इसकी तैयारी चल रही है क्योंकि अनलॉक 4 में ट्रेनों की परिचालन की मंजूरी भी मिल चुकी है। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुका है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की एनडीए में शामिल होने से समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में अब तक 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार क्या इस बार भी जीत के साथ फिर से सीएम बनेंगे? अगर नीतीश 6 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो फिर खुद क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? जी हां, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर सीएम नीतीश कुमार का क्या इस बार भी बिहार में कोई विकल्प है? यह अहम सवाल है क्योंकि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज है। वे जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन 15 सालों में वे प्रदेश में एक विकास की झड़ी लगाने का दावा करते हैं और उन्होंने बिहार की छवि भी बदली है। यही कारण है कि अपनी पहली रैली निश्चय संवाद में नीतीश कुमार ने अपने 15 साल के शासन में किए गए कामों को गिनाया। इतना ही नहीं, इस वर्चुअल रैली में उन्होंने चुनाव का एजेंडा भी तय कर दिया है। जी हां, जिस तरीके से उन्होंने लालू राबड़ी के शासनकाल की कमियां गिनाई, उससे तो यही लगता है कि उनका मुख्य एजेंडा है 15 साल नीतीश बनाम 15 साल लालू राबड़ी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन बी लोकुर ने कहा है कि जनता की राय पर प्रतिक्रिया के रूप में सरकार बोलने की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए राजद्रोह कानून का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा है कि बोलने की आजादी को कुचलने के लिए सरकार लोगों पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप लगाने का तरीका भी अपना रही है। कोरोना के मामले और इससे संबंधित वॉलंटियर की कमी जैसे मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों पर फर्जी खबर के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। अचानक ही ऐसे मामले की संख्या बढ़ गई है जिसमें लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। कुछ भी बोलने वाले एक आम नागरिक पर राजद्रोह का आरोप लगाया जा रहा है। इस साल अब तक राजद्रोह के 70 मामले देखे जा चुके हैं। बिहार ने कोरोना के मामले में भारत के सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। जी हां, बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के अंदर लगभग 91% मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि देश के किसी भी अन्य राज्यों से ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत में कोरोना से ठीक होने वालों के आंकड़ों से भी बिहार 14% आगे चल रहा है। बिहार में 20 जुलाई के बाद पहली बार कोरोना संक्रमण को लेकर राहत की खबर सामने आई है। कोरोना सैंपल की जांच की बात करें तो कोरोना सैंपल की जांच का आंकड़ा अब तक बिहार में 50 लाख के करीब पहुंचने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी खुशी जताई है। जहां स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि सूबे में कोरोना जांच में न सिर्फ तेजी आई है बल्कि कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है। रिकवरी रेट में बिहार अन्य राज्यों को पीछे करके पहले पायदान पर है और रिकवरी रेट 91% के करीब है। राष्ट्रीय औसत से करीब 14% अधिक है। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी है और न ही कोई फॉर्मूला सामने आया है। हालांकि जेडीयू और जीतन राम मांझी की एनडीए में वापसी के बाद एलजेपी का कद घटता और राजनीतिक समीकरण गड़बड़ता नजर आ रहा है। जी हां, पिछले चुनाव के मुकाबले एलजेपी को इस बार कम सीटों पर ही चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी ने पिछले दिनों बैठक की थी, जिसमें पार्टी नेताओं ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने को लेकर अपनी राय रखी थी। ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के पार्टी प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात करके एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनाने की कवायद की है। जेपी नड्डा ने साफ कहा था कि एलजेपी गठबंधन का हिस्सा रहेगी और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि चुनाव में सम्मानजनक समझौता होगा। बिहार में महागठबंधन का आकार बड़ा करने की पहल तेज हो गई है। जी हां, बिहार के साथ दूसरे राज्यों की भाजपा विरोधी पार्टियों को भी जोड़ने की पहल राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने शुरू की है। उनकी सलाह पर तेजस्वी यादव इस मुहिम में लगे हुए हैं। इस सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो से भी बात हो चुकी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजद के साथ मिलकर बिहार में भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। अब नई पहल बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा को मिलाने की हो रही है। जी हां, उत्तर भारत की भाजपा विरोधी पार्टियों
को मिलाकर बना महागठबंधन बिहार की चंद पार्टियों का गठबंधन बनकर रह गया है। भाजपा के खिलाफ बने इस गठबंधन से राजनीतिक दलों ने किनारा किया है तो राजद के साथ सिर्फ कांग्रेस ही बच गई है। मुलायम सिंह ने नाता तोड़ा तो उसके बाद दूसरे राज्यों के कई दलों ने अपने हाथ खींच लिया, लेकिन अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से गठबंधन के कैनवस को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। जी हां, बिहार में ही सही लेकिन महागठबंधन के नाम को चरितार्थ करने की पहल शुरू हो गई है। बिहार में किसानों के लिए सरकार कई तरह के फैसले ले रही है जो किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक खेत की सिंचाई के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। जी हां, बिहार डीजल अनुदान योजना 2020 के अंतर्गत राज्य के किसानों को धान की 4 सिंचाई पर प्रति एकड़ के हिसाब से 400 रुपए डीजल सब्सिडी मिलेगा। खरीफ फसलों में दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जियां, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा। जी आपको बता दूं कि इस योजना के तहत पहले कृषि कार्य के लिए प्रति यूनिट बिजली दर 96 पैसे थी जिसे राज्य सरकार ने घटाकर 75 पैसे कर दिया है। इससे किसानों को काफी लाभ हो सकता है। बिहार सरकार के द्वारा अब मक्का की दोनों फसलों पर सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी हां, अनुदान का लाभ राज्य के सभी किसानों को मिलेगा। आवेदन करने के लिए वेबसाइट आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिया गया है, आप वहां से जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। चारा मामले में लालू की जमानत रोकने के लिए सीबीआई ने अदालत में हल्फनामा दायर किया है। जी हां, इसमें किसी भी मामले में सजा की अवधि पूरी नहीं होने का तर्क देकर सीबीआई ने अदालत में लालू की जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 को इसका आधार बनाया है। चाईबासा कोषागार के अवैध निकासी के मामले में लालू की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 9 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई को लेकर सीबीआई ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में दाखिल कर दिया है। सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद को चारा मामले में अलग अलग सजा हुई है, लेकिन कोर्ट ने सभी सजा एक साथ चलाने का आदेश नहीं दिया है। जी हां, इस कारण सभी सजा एक साथ नहीं चल सकती है, सभी सजा अलग अलग हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। जी हां, इन सभी पोस्टर के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, इस पोस्टर में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जगह बेटे तेजस्वी यादव पर फोकस किया गया है। इस पोस्टर में तेजस्वी नई सोच नया बिहार युवा सरकार अब की बार के नारे वाला ये पोस्टर पीले रंग का है। जी हां, इसमें तेजस्वी यादव के पीछे बिहार का नक्शा बना हुआ है जिसमें वे महागठबंधन का नेतृत्व करते नजर आ रहे हैं, मगर कुछ लोग तेजस्वी के इस नक्शे से काफी नाराज भी हैं। जहां उनको लगता है कि लालू यादव ही राजद को आगे बढ़ा सकते हैं। लोगों का कहना है कि लालू की वजह से ही राजद की रैलियों में इतनी ज्यादा भीड़ होती है। जी हां, 2019 के लोकसभा चुनाव में लालू यादव के जेल में होने के कारण से उन्हें पार्टी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। अगर लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर होते तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ और ही होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के लोगों के लिए सौगात लेकर आई है। जी हां, महात्मा गांधी सेतु के समांतर बनने वाले 14.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। जी हां, गांधी सेतु के पश्चिमी दिशा में बनने वाले इस पुल के निर्माण में 2926 करोड़ रुपए लागत का प्रोजेक्ट तैयार हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने कोरोना के खिलाफ विकसित की गई वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ऐसा वैक्सीन के मानव परीक्षण शुरू होने के 6 हफ्ते बाद किया गया है। जी हां, इस वैक्सीन को चीन की कंपनी ने बनाया है जिसका तीसरा चरण का ट्रायल यूएई में जुलाई में शुरू हुआ था और अभी तक खत्म नहीं हुआ है। किसान अन्नदाता है। दिन रात मेहनत करके किसान फसल तैयार करते हैं। अपने यहाँ खेती से संसाधन विकसित नहीं होने से मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे यहाँ कभी कभी अतिवृष्टि तो कभी सुखाड़ का सामना भी करना किसानों को पड़ता है। जी हाँ, फिर भी किसान हताश नहीं होते हैं। खेतों में लगी फसलों को देखकर भांप जाते हैं कि इन्हें अब पानी या फिर उर्वरक की आवश्यकता है। इन दिनों आसमान में प्रतिदिन बादल उमड़ घुमड़ कर चले जा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं होने से धान की फसलें लाल पीले होने लगी है। बढ़ती कीमतों के बीच प्याज के निर्यात पर केंद्र सरकार ने तत्काल रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, सरकार की तरफ से इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी करके जानकारी दी गई है। दक्षिण राज्य में भारी बारिश की वजह से प्याज की फसलों को नुकसान हुआ है। इस वजह से घरेलू बाजार में प्याज की कीमतों में लगातार
तेजी देखने को मिल रही है। थोक मंडियों में 8 अगस्त के बाद से प्याज की कीमतों में लगातार तेजी आ रही है। इस दौरान कीमतें बढ़कर 2500 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। दुनिया भर में प्याज की सबसे ज्यादा खेती भारत में ही की जाती है। दक्षिणी एशिया खाने में प्याज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। जहाँ यही कारण है कि बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और श्रीलंका जैसे देश भारतीय प्याज पर ही निर्भर रहते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 110 करोड़ रुपए के घोटाले लगाने के मामले में अब तक 90,000 अपात्र लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है। जी हां, इस मामले की तेजी से जांच की जा रही है और अब तक 32 करोड़ रुपए सरकारी खातों में पैसा वापस लिए जा चुके हैं। जी हां, बीते कुछ महीनों में हुए इस घोटाले के तहत 5,50,000 फर्जी रजिस्ट्रेशन किए गए थे और अपात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के जरिए 110 करोड़ रुपए की रकम डालकर ली गई थी। अचानक लाभार्थियों की संख्या बढ़ने पर जांच में यह घोटाला सामने आया था। अब प्रदेश सरकार ने इस घोटाले के लिए कई कारणों की जिम्मेवार ठहराया है। राज्य सरकार का कहना है कि किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान करना और कोरोना महामारी के दौरान नियमों का आसान होना भी घोटाले का कारण है। मुजफ्फरपुर जिले के घायघाट विधानसभा सीट की राजनीति चुनाव के पहले ही दिलचस्प हो गई है। यहां पिछले विधानसभा चुनाव में जीतने वाले और हारने वाले दोनों ने उस पार्टी को छोड़ दिया है। जी हां, जिससे वे चुनाव लड़े थे। राजद के टिकट पर जीते महेश्वर प्रसाद यादव पाला बदलकर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जी हां, तो वहीं पराजित होने वाली भाजपा के उम्मीदवार वीणा देवी लोजपा की सांसद बन चुकी है। अब यहाँ राजद को अपना प्रत्याशी तय करना है। उधर महेश्वर यादव के पाला बदलने के बाद भाजपा पसोपेश में है कि वे इस सीट पर दावा करें या फिर सहयोगी दल जेडीयू के लिए छोड़ दें। जेडीयू के प्रत्याशी के तौर पर महेश्वर प्रसाद का फिर से मैदान में उतरना तो तय है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत घटक दलों को मिल रही संख्या पर खूब चर्चा है। जी हां, वैसे इस पर कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। घटक दलों के अंदर खानों में ये चर्चा वायरल है कि बीजेपी को इस बार भी जेडीयू से कम सीटों से संतुष्ट करना होगा। ये बात चर्चा में है कि सीट शेयरिंग के तय फार्मूले के तहत जेडीयू को 119 सीटें मिल रही है, वही बीजेपी को 100 सीटें मिलेगी, तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी को 24 सीटें दी जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही सीट शेयरिंग की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। एनडीए की ओर से उम्मीदवार हरिवंश दूसरी बार राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए निर्वाचित किए गए हैं। जी हां, सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसकी घोषणा की है। इससे पहले भाजपा के राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश को सदन के उपाध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है, जिसे वॉइस वोट के आधार पर बहुमत साबित हुआ। कोरोना महामारी के कारण भारत समेत तो दुनिया की सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत सरकार ने 31 अगस्त को जीडीपी के अनुमानित आंकड़े जारी किए। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़े अर्थशास्त्रियों की ओर से लगाए गए अनुमान से कहीं अधिक खराब रहे। इंडियन रेटिंग्स सहित कई संस्थान ने भारत की जीडीपी नेगेटिव में बताई थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक क्रिसिल्स ने अपने सितंबर के अपडेट में मई के आकलन पर जीडीपी की गिरावट के 2 प्रमुख कारण बताए हैं। पहला, महामारी का अभी तक पीक देखने को नहीं मिला और दूसरा, सरकार पर्याप्त प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं कर रही है। टेलीविजन की कीमतें अक्टूबर से बढ़ सकती है, क्योंकि जो पिछले साल ओपन सेल्स पैनल पर 5% आयात शुल्क रियायत दी गई थी, वह इस महीने के अंत में समाप्त हो रही है। टेलीविजन उद्योग पहले से ही दबाव में है, क्योंकि पूरी तरीके से निर्मित पैनलों की कीमतें 50% से अधिक बढ़ गई है। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय इंपोर्ट ड्यूटी रियायत को बढ़ाने के पक्ष में है। इंपोर्ट ड्यूटी रिटायर दिए जाने की वजह से टीवी मैन्युफैक्चरिंग में निवेश बढ़ने में मदद मिली है और इसी का परिणाम है कि दक्षिण कोरिया कंपनी सैमसंग वियतनाम से अपना उत्पादन कारोबार समेटकर अब भारत से उत्पादन शुरू करेगी। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के सियासी हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने यह पत्र ऐसे वक्त में लिखा है जब भाजपा बिहार में अपने सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। जी शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई थी। चिराग ने इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। लोजपा के एक नेता ने कहा है कि पार्टी ने 16 सितंबर को सभी सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बिहार चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। वही केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास
पासवान का भी कहना है कि वे चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। साथ ही विश्वास जताया है कि अपनी युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बेहद भावनात्मक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि चिराग मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम में भाग लेने मुंगेर पहुंचे भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने परिसदन में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 4000 चिकित्सकों को भी शीघ्र नियुक्ति होगी। भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि अगर कोई भाजपा नेता है और उसका पुत्र या फिर भाई 15 से 20 साल से पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा है तो उसे सिर्फ इसलिए उसके हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि उसके संबंधित भाजपा नेता हैं। राजद पर निशाना साधते हुए सांसद रामकृपाल यादव ने कहा है कि राजद वंशवाद की राजनीति करती है। मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करके अपने बेटे को टिकट दिया और हमें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।